आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में एक और हिंदी की क्लास आपके सामने आ चुकी है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं एकदम एनसीईआरटी के हैं और कुछ प्रश्न आपके पूर्व परीक्षा के आधारित पेपरों पर है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बताते हैं उसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में क्रिटिकल पीरियड से तात्पर्य है। आपको बताना होगा कि क्रिटिकल पीरियड से क्या होता है। ठीक है, तात्पर्य क्या है। ए ऑप्शन कर कि भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था, बी ऑप्शन कर कि भाषा सीखने के लिए सबसे अनुकूल समय, और डी ऑप्शन कर है कि भाषा सुधार की अवस्था। सी ऑप्शन है भाषा सुधार की अवस्था और डी ऑप्शन भाषा अभ्यास का समय। तो चलिए स्टार्ट करिए उत्तर देना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ए ऑप्शन भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था, बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत होगा, यह नहीं होगा क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए सबसे अनुकूल समय, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर यही उत्तर हमारा हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस उद्देश्य से करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सौंदर्य अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन सामाजिक प्रतिष्ठा, सी ऑप्शन संप्रेषण की आवश्यकता, डी ऑप्शन व्याकरणिक शुद्धता। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा हमारा प्रश्न संख्या दूसरे का। चलिए फटाक से सब लोग कमेंट करिए। बिल्कुल, बालक भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस उद्देश्य से करता है। तो कभी भी सौंदर्य अभिव्यक्ति के लिए बालक भाषा का पहले प्रयोग नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन काट दिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा। भाई साहब, छोटे बच्चे को सामाजिक प्रतिष्ठा से उतना मतलब नहीं होता है। क्लास 1 से 8 वाले बच्चे क्या सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर जागरूक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, काटिए। बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषण की आवश्यकता, और डी ऑप्शन व्याकरणिक शुद्धता। तो यहाँ पर व्याकरणिक शुद्धता गलत होगा, जो उत्तर होगा संप्रेषण की आवश्यकता, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। तो तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। क्या आधार है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा व्याख्यान, बी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण, सी ऑप्शन विद्यार्थी का सक्रिय सहभाग, और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित शिक्षण। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए सब लोग देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हिंदी शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा है। तो रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कभी भी शिक्षक द्वारा व्याख्यान का मुख्य आधार नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन काटिए, क्योंकि शिक्षक जहां पर भी व्याख्या करने की बात करें, टीचिंग एग्जाम में कहीं पर भी आपको यह ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पर काट दीजिएगा, क्योंकि टीचर कभी भी व्याख्या ही नहीं करता रहेगा। ठीक है, इसलिए निगेटिव होता है, काटिए। बी ऑप्शन करें कि पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण, बिल्कुल नहीं, रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक जो आधारित शिक्षण होता है उसे मना किया जाता है। पूरे रूप से अगर बात किया जाए पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित हो तो यह मना किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी की सहभागी अगर कहा जाए कोई ऑप्शन में तो वहां पर वही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, कहा क्या रहा है तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी का सक्रिय सहभाग, तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी शिक्षण में रचना कोण जो रचनावादी दृष्टिकोण है यही हमारा ऑप्शन सही मानता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्विभाषिकता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति, बी ऑप्शन रचनात्मक सोच, सी ऑप्शन लिखावट, और डी ऑप्शन उच्चारण। चलिए द्विभाषिकता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो कभी भी सकारात्मक प्रभाव की बात करा वो भी द्विभाषिकता को लेकर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन उच्चारण को गलत कर देना है आपको। बी ऑप्शन करा कि लिखावट, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। स्मरण शक्ति के बारे में आप सोचेंगे नहीं, यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा रचनात्मक सोच, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए
आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का प्राकृतिक सिद्धांत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम से अभ्यास, बी ऑप्शन अनुकरण द्वारा सीखना, सी ऑप्शन लिखित अभ्यास और डी ऑप्शन परीक्षा द्वारा मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। चलिए, भाषा शिक्षण का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल। देखिए, नियम से अभ्यास, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भाषा शिक्षण का प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। लिखित अभ्यास की आप बात नहीं करेंगे और परीक्षा द्वारा मूल्यांकन, यह भी नहीं सही होगा। जो उत्तर होगा वह होगा हमारा बी ऑप्शन अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि समय कम है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपको 2 क्लासेस 3 क्लासेस जो भी हो सकती हैं प्रोवाइड की जाएँ। प्लस अब आपको थोड़ा सा सहयोग करना है, आपको भी साथ साथ में पढ़ना है। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि बालक की त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। असफलता के रूप में, अनुशासनहीनता के रूप में, सीखने की प्रक्रिया के रूप में या अज्ञानता के रूप में। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए जल्दी से। अगर यहाँ पर बालक की त्रुटियों को पूछा जा रहा है कि शिक्षक को कैसे देखना चाहिए, तो शिक्षक को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बालक की जो त्रुटियां होती हैं, ये सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं, इतना जानते रहिए। और बालक जब गलती करे तो आप उसे दंडित नहीं करेंगे, एक टीचर के तौर पर आपको यह भी जानना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन आप देखते हैं क्या कर रहा है। असफलता के रूप में बिल्कुल नहीं, बालक गलतियां करता है तो सीखने के लिए करता है, आप उसे असफलता के रूप में नहीं देखेंगे, इसलिए ये ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासनहीनता के रूप में बिल्कुल नहीं, हमने पहले ही बताया। तो त्रुटियां जो हैं बालक की सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक सबसे पहले गलतियां करता है तभी सीखता है, इसलिए बी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के रूप में और डी ऑप्शन कह रहा है अज्ञानता के रूप में। तो अज्ञानता के रूप में आपको नहीं टिक करना, उत्तर जो होगा क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया के रूप में, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन कह रहा है व्याकरण याद कराना। तो जहां पर भी ये याद कराना शब्द आपको मिल जाए वह काट दीजिएगा, क्योंकि याद कराना, स्मरण करना, रटना, ये सब शब्द जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं। ठीक। बी ऑप्शन कह रहा है कि उच्चारण एवं श्रवण कौशल का विकास, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लेखन अभ्यास, बिल्कुल नहीं, भाषा प्रयोगशाला में लेखन अभ्यास नहीं कराया जाएगा। और परीक्षा की तैयारी तो होगा नहीं, उच्चारण एवं श्रवण कौशल का विकास, यही हमारा भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा का सबसे बड़ा लाभ है। बहुभाषी कक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन करें कि शिक्षण में बाधा, बी ऑप्शन अधिक भ्रम, सी ऑप्शन सांस्कृतिक आदान प्रदान और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम पूर्ण न होना। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बहुभाषी कक्षा के, बिल्कुल शिक्षण में बाधा आप नहीं समझेंगे। बहुभाषी कक्षा हो या शिक्षण हो, किसी भी प्रकार से आपको बाधा नहीं समझना है। यहाँ पर ए ऑप्शन काटिए। अधिक भ्रम, बिल्कुल नहीं, बहुभाषी कक्षा तो आपके लिए लाभकारी होनी चाहिए, भ्रम पैदा नहीं करेगा, इसलिए काटिए। ठीक है। सी ऑप्शन करा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम पूर्ण न होना। तो पाठ्यक्रम पूर्ण न होना ये नहीं होगा, उत्तर जो होगा सांस्कृतिक आदान प्रदान, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बालक बहुभाषी कक्षा में कई बहुभाषी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहाँ पर अपने कल्चर को लेकर वो आपस में बातचीत करते हैं और कई बातों को सीखते हैं, जानते हैं। ठीक।
इसलिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल सर्वप्रथम विकसित होता है? क्या लेखन कौशल होगा, पठन होगा, श्रवण होगा या वाचन होगा? तो हमने इसका क्रम आपको बताया था। क्या बताया था? नोट करिए एक बार फिर से। सुबोपाले, ठीक, सुबोपाल यही एक शब्द है, इसे याद कर लेंगे तो आपको भाषा कौशल के क्रम याद हो जाएंगे। जैसे सु से क्या होगा? सुनना होगा, बो से होगा बोलना, प से होगा पढ़ना और ली से होगा लिखना। पहले सबसे पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। तो यहाँ पर सुनने की बात कहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि श्रवण। श्रवण मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सी ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक, सुनने के बाद पहले सबसे पहले सुनना आता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये क्रम याद करिएगा, नहीं तो ये हम ट्रिक जो बता रहे हैं सुबोपाल, इस शब्द को याद करिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए एक टीएलएम से सवाल आ गया है, तो देखिए कह रहा है कि भाषा शिक्षण में टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि। टीएलएम का प्रयोग किस लिए आवश्यक है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि यह सस्ता होता है, बी ऑप्शन यह समय बचाता है, सी ऑप्शन यह सीखने को रुचिकर बनाता है और डी ऑप्शन यह परीक्षा में आता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, भाषा शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग पूछा जा रहा है, बिल्कुल। चलिए अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, देखिए टीएलएम का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन खोजिए। ए ऑप्शन करें यह सस्ता होता है, बिल्कुल नहीं। जब वहाँ पर उपकरणों का प्रयोग होगा तो हम यह नहीं कह सकते कि वह सस्ता होगा, ठीक है, इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि यह समय बचाता है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए हम नहीं करते टीएलएम का उपयोग। और परीक्षा में आता है, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा यह सीखने में रुचिकर बनाता है, रोचक बनाता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो टीएलएम का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि बालक आसानी से सीख सके, अपने रुचि के अनुसार उस कार्य में लग जाए, इसलिए टीएलएम का उपयोग शिक्षण कार्य में कराना आवश्यक होता है। ठीक, चलिए भाई साहब अब भी अब नहीं जान पाए तो चलिए जान जाइए कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास हो रही है। एक बात आज फिर नोट करिए, जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल पर आपको सीडीपी और हिंदी पेडागोजी और मैथ पेडागोजी जो भी प्रोवाइड की जा रही है, तीनों क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, बस प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा सा हाई और लो कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए समझ गए ना? चलिए ठीक है, समझ गए तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होगा? मनोरंजन होगा, समय व्यतीत करना होगा, भाषा बोध का विकास होगा या अनुशासन बनाए रखना? हमने आपसे पहले ही कहा था कि अनुशासन बनाने की जहाँ पर भी बात की जाए वह ऑप्शन नेगेटिव होता है, काटिए। और बी ऑप्शन क्या कर रहा है? समय व्यतीत करना, ये भी निगेटिव है। और मनोरंजन, आप शिक्षण कार्य के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं कराएंगे जिससे बालक मनोरंजन ही प्राप्त करे, ठीक है, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ बालक कुछ सीखता भी रहे, ऐसे ही आपको कार्यों को कराना होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर कहानी अगर सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने का मतलब समय व्यतीत करना या मनोरंजन करना नहीं होगा, बल्कि भाषा बोध का विकास करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए चारों के, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का निरंतर एवं व्यापक रूप है? निरंतर और व्यापक रूप की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन यूनिट टेस्ट, सी ऑप्शन सीसीई और डी ऑप्शन प्रवेश परीक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। तो वार्षिक परीक्षा देख रहे हैं ना, वार्षिक परीक्षा ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन अगर करने की बात किया जा रहा है प्रश्न में, और यहाँ पर ऑप्शन क्या करें, वर्ष में एक बार सिर्फ मूल्यांकन, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। यूनिट टेस्ट यह भी नहीं होगा हमारा। इसका जो एक दूसरा रूप होता है वह होता है सीसीए। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको सी ऑप्शन को नोट करना है। और प्राइमरी स्तर हो या मिडिल स्तर हो, वहाँ पर प्रवेश परीक्षा आप नहीं ले सकते।
ठीक है? क्योंकि सभी बच्चों का निःशुल्क शिक्षा के द्वारा अधिकार है कि वह 6 से 8 वाले में चाहे एडमिशन करा लें, चाहे 1 से 5 वाले में एडमिशन कराएँ। मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए आप किसी भी बच्चे को पढ़ाने से रोक नहीं सकते हैं, पढ़ने से रोक नहीं सकते, ठीक है? चलिए, आगे आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? क्या नियमों के रूप में या भाषा परिभाषाओं के रूप में या भाषा प्रयोग के संदर्भ में या प्रश्नोत्तर के रूप में? चलिए बताइए, नियमों के रूप में, परिभाषाओं के रूप में या भाषा प्रयोग के संदर्भ में या प्रश्न उत्तर के रूप में? चलिए, अगर बात करें भाषा शिक्षण में व्याकरण को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप कभी भी नियमों के रूप में नहीं पढ़ाएँगे। अगर नियमों के रूप में अगर आप व्याकरण पढ़ाएँगे, तो छोटे बच्चे कभी भी व्याकरण को समझ नहीं पाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषाओं के रूप में। सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि प्राइमरी स्तर हो या उच्च प्राथमिक स्तर हो, वहाँ पर परिभाषाओं की बात ही आपको नहीं करना, काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर के रूप में। प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होगा, उत्तर जो होगा भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? हमने इसको लेकर काफ़ी प्रश्न आपको करा दिया और थोड़ा-सा ऑप्शन को चेंज करके लगभग आज तक हमने हर सब्जेक्ट को मिला दें तो शिक्षक की भूमिका से रिलेटेड लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। चाहे बात करें ईवीएस के अंतर्गत, चाहे मैथ पेडागोजी के अंतर्गत, चाहे सीडीपी के अंतर्गत या फिर हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। अब तो आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है नियंत्रक की, बी ऑप्शन निर्णायक की, सी ऑप्शन मार्गदर्शक की और डी ऑप्शन परीक्षक की। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे चाहेंगे। तुरंत कमेंट करिए, 10 क्या 20 सेकंड का समय लीजिए, उत्तर करिए। चलिए, बिल्कुल, हमने जो ट्रिक बताया, जितने भी लोग ट्रिक ध्यान से सुने होंगे, यहाँ पर उत्तर ज़रूर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए उत्तर दीजिए। तो हमने 3-4 शब्द बताए थे आपको। शिक्षक की भूमिका अगर पूछी जाए किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न में, तो याद करिए, यहाँ पर सहायक की होती है भूमिका, सुविधादाता की भूमिका होती है, परामर्शदाता की होता है और मार्गदर्शक की होता है। इन 4 शब्दों को अगर आप समझ गए तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर उत्तर है हमारा मार्गदर्शक, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पद्धति भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट करिए और एकदम नया प्रश्न है यह। संवाद पद्धति, गतिविधि आधारित पद्धति, रटंत पद्धति और अनुभव आधारित पद्धति। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है और उत्तर आपको फटाक से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तुरंत कमेंट करिए। बिल्कुल सही। चलिए, अगर बात करा जाए पद्धति की जो भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगी, तो वह क्या होगा? दिख रहा है यहाँ पर एक ही ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है। संवाद पद्धति जो होती है यह भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक होती है और गतिविधि आधारित भी पद्धति होती है और अनुभव आधारित पद्धति, ये तीनों होते हैं। ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सही था, लेकिन यह हमें काटना पड़ेगा। काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चुनना था, तो इसलिए हमारा रटंत पद्धति जो है यह किसी भी सब्जेक्ट में सही नहीं होता। ठीक? रटने की बात आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न में नहीं करेंगे, इतना जानते रहिएगा। हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप व्याकरण को रट सकते हैं, आप खुद रट रट सकते हैं, लेकिन बालक बालक नहीं रटता। सीटेट कभी भी रटने पर जोर नहीं देता, रटने को ही निगेटिव मानता है सीटेट। मैथ में सूत्रों को नहीं रट सकता बालक, हिंदी में व्याकरण को नहीं रट सकता बालक। हाँ, वैसे तो हम लोग तो रट सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्योंकि सीटेट का ही प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने। ठीक है, देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा की दक्षता का सही क्रम है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, इस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में करेंगे एक बार, क्योंकि भाषा कौशलों के क्रमों के बारे में जस्ट ऊपर बता दिया था। अब इसके ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। तो ट्रिक अगर आपको ना पता हो तो एक बार फिर से ट्रिक को नोट करिए। सुबोपाल, इस ट्रिक को मैंने बताया था जस्ट अभी। ठीक है, क्या बताया था? सुबोपाल।
ठीक। तो यहाँ पर सु से सुनना होता है, बो से बोलना होगा, प से पढ़ना होता है, ली से लिखना होता है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। किस में है? तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन में है। पहले सुनना आएगा, फिर वाचन करना मतलब बोलना आ जाएगा, पठन आएगा, फिर लेखन आएगा। समझ गए ना? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शब्द याद कराना, भाव बोध का विकास, या परीक्षा की तैयारी, या व्याकरण अभ्यास। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, फटाक से देखिए, याद करने की बात कर रहा है, काटिए। व्याकरण अभ्यास की बात कर रहा है, काट दीजिए। परीक्षा की बात कर रहा है, काट दीजिए। इस प्रकार से आप नेगेटिव शब्दों को हटा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो बस 1 से 2 क्लासेज और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को खोजते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या अभ्यास, व्याकरण अभ्यास की बात कर रहा है तो गलत है। परीक्षा की तैयारी की बात कर रहा है, गलत है। और शब्द याद करने की बात कर रहा है, इसलिए इसे भी काट दीजिए। बात करेंगे कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह भाव बोध का विकास, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न पेपर में मिल जाएं तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट वाला शब्द अगर आप छोड़ें, नहीं है, छोड़ दिए, तो आपका उत्तर गलत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है मतलब निगेटिव में उत्तर देना है। ए ऑप्शन करें कि संप्रेषण क्षमता, बी ऑप्शन रचनात्मकता, सी ऑप्शन व्यक्तित्व विकास, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। चलिए, जल्दी से बताइए कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आप सभी को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भाषा शिक्षण का आखिर उद्देश्य कौन कौन सा होता है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषण क्षमता, ये तो हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। और रचनात्मकता भी होती है, और व्यक्तित्व विकास भी होता है। जब ये तीनों लोग सही हैं तो इन्हें हमें काट देना चाहिए। ठीक है, काट दीजिए। ठीक, काटिए और डी ऑप्शन सही करिए। यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात नहीं की जाती। ठीक, इसलिए इसका उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व किस सिद्धांत से जुड़ा है। सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व किससे जुड़ा है, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन संज्ञानवाद, सी ऑप्शन सामाजिक रचनावाद, और डी ऑप्शन संरचनावाद। चलिए, बताइए, सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात किया गया, तो आप ट्रिक के साथ भी इसका उत्तर दे सकते हैं, सामाजिक रचनावाद, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना? चलिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर आप समझ गए हो तो लाइक करिए एक बार। चलिए, सब लोग लाइक करेंगे एक बार। चलिए, फटाक से करिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दंड देना, बी ऑप्शन अंक काटना, सी ऑप्शन सुधार के अवसर, और डी ऑप्शन तुलना करना। तो यहाँ पर हमने आपको जस्ट बताया, तुलना नहीं करेंगे, अंक नहीं बात करेंगे, और दंड नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्यों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑन करिए। डेली सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि समय कम है। परीक्षा आप जानते हैं कि 8 फरवरी को होने वाली है। ठीक, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आराम करना चाहते हैं तो इस ठंडी में आराम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।